अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू ब्लेज़र। आज के लेक्चर में हम ब्लेज़र का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि ब्लेज़र क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं और इसको यूज़ करते हुए किस तरह की एप्लीकेशन हम बना सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ब्लेज़र क्या है। ब्लेज़र एक वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है टू बिल्ड सिंगल पेज एप्लीकेशन। यानी कि अगर आपने सिंगल पेज एप्लीकेशंस क्रिएट करनी है तो उसके लिए आप ब्लेज़र फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं। और जब आप ब्लेज़र फ्रेमवर्क को यूज़ कर रहे हैं तो आप सी शार्प को यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ जावास्क्रिप्ट। यानी कि क्लाइंट साइड पे और सर्वर साइड पे दोनों एंड पे हम सी शार्प को यूज़ कर रहे होते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए। इससे पहले आपने देखा होगा कि जब आप सिंगल पेज एप्लीकेशन क्रिएट करते थे तो आप क्लाइंट एंड पे तो जावास्क्रिप्ट का कोई फ्रेमवर्क यूज़ करते थे, जैसे कि एंगुलर जेएस हो गया, रिएक्ट जेएस हो गया। लेकिन ब्लेज़र को यूज़ करते हुए आप क्लाइंट एंड पे भी सी शार्प कोड को ही यूज़ कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि सी शार्प कोड क्लाइंट एंड पे ब्राउज़र के अंदर डायरेक्टली रन हो रहा होता है। तो ब्लेज़र एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसको यूज़ करते हुए आप सिंगल पेज एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं और इसके अंदर आप सी शार्प को क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों पे यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम इस स्लाइड के अंदर ब्लेज़र के आर्किटेक्चर को समझते हैं। ब्लेज़र को समझने से पहले हम ट्रेडिशनल वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर को देखते हैं, जिसके अंदर आपके पास एक क्लाइंट एंड होता है, एक सर्वर एंड होता है। जब आप क्लाइंट एंड से रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो रिस्पॉन्स के अंदर आपके पास HTML रिटर्न होता है और क्लाइंट एंड पे कंप्लीट पेज भी रीलोड होता है। इसी तरह से तमाम रिक्वेस्ट जो क्लाइंट एंड से सर्वर एंड पर जाती हैं, सर्वर एंड इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। प्रोसेसिंग के बाद HTML इन रिस्पॉन्स रिटर्न होता है और क्लाइंट एंड पे पेज अपडेट हो रहा होता है। ठीक है। सिंगल पेज एप्लीकेशंस के अंदर क्या होता है कि क्लाइंट एंड से जो फर्स्ट रिक्वेस्ट जाती है उसके अंदर तो आपके पास रिस्पॉन्स में HTML रिटर्न होता है, लेकिन जो बाकी रिक्वेस्ट आपके पास जा रही होती हैं उसके अंदर आपके पास डाटा रिटर्न होता है। ठीक है। और सर्वर एंड पे आपने APIs यूज़ की होती हैं और APIs की मदद से डाटा रिटर्न होता है और डाटा का यूजर पर जो फॉर्मेट होता है वो JSON होता है। लेकिन क्लाइंट एंड पे क्या यूज़ होता है, क्लाइंट एंड पे आप जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे होते हो, मिसाल के तौर पर एंगुलर JS, रिएक्ट JS। अब हम ब्लेज़र को समझते हैं। ब्लेज़र के दो फ्लेवर्स हैं, ब्लेज़र क्लाइंट वेब एप्लीकेशन और ब्लेज़र सर्वर वेब एप्लीकेशन। सबसे पहले हम ब्लेज़र क्लाइंट वेब एप्लीकेशन को समझते हैं। जब आप ब्लेज़र क्लाइंट वेब एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो क्लाइंट एंड से जब आप फर्स्ट रिक्वेस्ट भेजते हो तब तो आपके पास रिस्पॉन्स में HTML रिटर्न होता है और बाकी रिक्वेस्ट के लिए डाटा रिटर्न हो रहा होता है। लेकिन इसमें ब्लेज़र में एक ख़ास बात क्या है कि सर्वर एंड पे भी आप सी शार्प यूज़ कर रहे होते हो और क्लाइंट एंड पे भी आप सी शार्प यूज़ कर रहे होते हो। अब हम ब्लेज़र सर्वर वेब एप्लीकेशन का मॉडल देखते हैं। ब्लेज़र सर्वर वेब एप्लीकेशन के अंदर आपके पास क्लाइंट और सर्वर के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए हम वेब सॉकेट्स यूज़ करते हैं यूजिंग सिग्नल आर। और सर्वर एंड पे तो सी शार्प यूज़ हो रही होती है और लेकिन क्लाइंट एंड पे आपके पास एक जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है blazor.webassembly.js, जिसको यूज़ करते हुए आप ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हो। यानी कि ब्लेज़र सर्वर वेब एप्लीकेशन के अंदर तमाम की तमाम प्रोसेसिंग सर्वर साइड पे होती है और क्लाइंट और सर्वर के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो वेब सॉकेट्स के थ्रू होती है। ब्लेज़र होस्टिंग मॉडल्स। लास्ट स्लाइड में हमने ब्लेज़र के दो आर्किटेक्चर देखे हैं। ये बेसिकली होस्टिंग मॉडल्स हैं। फर्स्ट को हम कहते हैं ब्लेज़र क्लाइंट या ब्लेज़र वेब असेंबली और सेकंड को हम कहते हैं ब्लेज़र सर्वर। अब हम ये देखते हैं कि जब आप ब्लेज़र क्लाइंट या ब्लेज़र वेब असेंबली को यूज़ करते हो तो हम सी शार्प कोड को वेब ब्राउज़र के अंदर कैसे रन कर सकते हैं। इसका आंसर है थ्रू वेब असेंबलीज। वेब असेंबली। अब हम ये देखते हैं वेब असेंबली क्या है। वेब असेंबली बेसिकली पोर्टेबल कंपाइलेशन टारगेट है फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी भी लैंग्वेज के अंदर कोड लिखा है, मिसाल के तौर पर C++, गो, सी शार्प, और उसको आपने कंपाइल किया है एज अ वेब असेंबली, तो फिर अब आप इस कोड को उस ब्राउज़र के अंदर रन कर सकते हो जो कि वेब असेंबली को सपोर्ट कर रहा है। आजकल के जितने भी ब्राउज़र्स हैं वो तमाम वेब असेंबलीज को सपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब अगर आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर कोड लिख रहे हैं और उसको आप कंपाइल कर रहे हैं एज अ वेब असेंबली, तो आप उसको डायरेक्टली वेब ब्राउज़र के अंदर रन कर सकते हैं। ब्लेज़र क्लाइंट या ब्लेज़र वेब असेंबली, इस स्लाइड के अंदर हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं। तो पहले स्टेप के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जब आप सी शार्प का जो आपका कोड होता है वो कंपाइल होता है एज अ .NET असेंबलीज। यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि जो आप कोड डिफ़ाइन कर रहे हो, जो आप कोड लिख रहे हो, वो कोड बेसिकली कंपाइल हो रहा है एज अ .NET असेंबलीज, नॉट एज अ वेब असेंबली। अगर ये कोड एज अ .NET असेंबली कंपाइल हो रहा है तो फिर हम इस कोड को ब्राउज़र के अंदर कैसे रन कर सकते हैं। इसको समझने के हम सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। फ्रेमवर्क की तरफ से एक फ़ाइल होती है blazor.webassembly.js।
ये फ़ाइल बेसिकली क्या करती है, ये फ़ाइल आपकी एप्लीकेशन की असेंबली को, इसकी डिपेंडेंसीज़ को और डॉट नेट रन टाइम को क्लाइंट के ब्राउज़र पर डाउनलोड करती है। इसका मतलब ये है कि जो कोड आप लिख रहे हो कंपाइल होगा एज अ डॉट नेट असेंबलीज, और ब्राउज़र के एंड पे आपके पास वेब असेंबली के साथ साथ डॉट नेट का रन टाइम डाउनलोड होता है और इसके अलावा आपका कोड डाउनलोड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जब डॉट नेट का रन टाइम डाउनलोड हो गया तो आप डॉट नेट की असेंबलीज को वेब ब्राउज़र के अंदर रन कर सकते हैं। इसको समझने के लिए कोड डायग्राम देखते हैं। यानी कि बेसिकली ब्राउज़र के ऊपर क्या होता है कि आपके पास एक फ़ाइल डाउनलोड होती है डॉट नेट डॉट वेसम के नाम की। ठीक है, ये क्या है, ये वेब असेंबली बेस्ड डॉट नेट रन टाइम है। ठीक है, जब रन टाइम वेब ब्राउज़र के अंदर डाउनलोड हो गया तो इसका मतलब अब आप अपनी जो एप्लीकेशन की असेंबलीज़ हैं और उसकी डिपेंडेंसीज़ हैं, आप उसको डायरेक्टली ब्राउज़र के अंदर इस रन टाइम को यूज़ करते हुए एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो इस तरह से C# का कोड आपके ब्राउज़र के अंदर रन होता है। इस स्लाइड के अंदर मैंने नेटवर्क विंडो की आउटपुट शो किया और ये बेसिकली एक वेब असेंबली टाइप की एप्लीकेशन है जिसका नाम है ब्लेज़र F4, और इसको मैंने जब फायरफॉक्स के अंदर रन किया तो यहाँ पे देखें कौन कौन सी फाइल्स डाउनलोड हुई हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डॉट नेट वेसम, जो कि वेब असेंबली बेस्ड डॉट नेट रन टाइम है। ये आपके पास क्लाइंट एंड पर डाउनलोड हो गया। इसके अलावा आपकी जो एप्लीकेशन की असेंबली फ़ाइल थी ब्लेज़र F4, ये आपके पास डाउनलोड हुई है, और इसके अलावा डिफरेंट टाइप की डिपेंडेंसीज या डिफरेंट असेंबलीज डाउनलोड हुई हैं। ठीक है, और आप नीचे एंड पे देख सकते हैं कि टोटल 59 रिक्वेस्ट क्लाइंट एंड से सेंड हुई हैं और 6.27 MB डाटा ट्रांसफ़र हुआ है। तो जब आप ब्लेज़र वेब असेंबली टाइप की एप्लीकेशन ब्राउज़र के अंदर रन करते हैं तो तमाम की तमाम फाइल्स क्लाइंट एंड पे पहले डाउनलोड होती हैं, जिसके अंदर रन टाइम है, एप्लीकेशन की असेंबली है और बाकी तमाम असेंबलीज हैं। ब्लेज़र सर्वर, अब हम ब्लेज़र सर्वर को देखते हैं। ब्लेज़र सर्वर के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो काम पहले क्लाइंट एंड पे सारा हो रहा था वो अब क्लाइंट एंड की जगह पे अब सर्वर एंड पे होता है ASP.NET कोर के फ्रेमवर्क के अंदर। ठीक है, यानी कि तमाम की तमाम प्रोसेसिंग सर्वर साइड पे होती है और क्लाइंट एंड पे जो अपडेशन हो रही होती हैं उसके लिए हम सिग्नल आर्क को यूज़ कर रहे हैं, वेब सॉकेट्स को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जो ऐप होती है वो एग्जीक्यूटेड होती है सर्वर एंड पर यूजिंग ASP.NET कोर एप्लीकेशन। ठीक है, UI अपडेट्स, इवेंट हैंडलिंग और जावास्क्रिप्ट जो कॉल्स होती हैं वो सिग्नल आर्क के कनेक्शन के थ्रू हैंडल करते हैं। और क्लाइंट साइड पे सिर्फ एक फाइल होती है blazor.server.js, जिसका काम होता है कि एक सिग्नल आर्क कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना होता है। अब बेसिकली ये आउटपुट है एक ब्लेज़र सर्वर टाइप की ऐप की। ठीक है, और मैंने उसी तरह से फायरफॉक्स के अंदर रन किया और नेटवर्क विंडो में ये देख रहा हूँ कौन कौन सी फाइल्स डाउनलोड हो रही हैं। अब यहाँ पे देखें आपके पास किसी भी तरह की असेंबली फाइल डाउनलोड नहीं हुई है। ठीक है, सिर्फ एक blazor.server.js फाइल थी जिसने वेब सॉकेट्स क्रिएट किए, सिग्नल टाइप का कनेक्शन बनाया। ठीक है, और टोटल नंबर रिक्वेस्ट भी देखें, अब आपके पास सिर्फ टोटल 10 रिक्वेस्ट सेंड हुई हैं और डाटा भी सिर्फ 163.83 किलोबाइट ट्रांसफ़र हुआ है। अगर आप कंसोल विंडो में जाएँ तो यहाँ पे देखें आपके पास कनेक्शन भी इस्टेब्लिश हुआ है। तो ब्लेज़र क्लाइंट और ब्लेज़र सर्वर के अंदर अब हम फ़र्क को देखते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है। ब्लेज़र वेब असेंबली के पहले हम एडवांटेजेस देख लेते हैं कि इसमें जब आप यूज़ करते हैं कि सर्वर साइड की कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। यानी कि जब आपकी एक दफ़ा एप्लीकेशन क्लाइंट एंड पर लोड हो जाए तो फिर सारा का सारा काम क्लाइंट एंड पर ही हो रहा होता है। ठीक है, और अगर आपने सिर्फ डाटा लेना हो तो फिर हम सर्वर साइड पर जा रहे होते हैं। अब जब ब्लेज़र वेब असेंबली को यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब सर्वरलेस डिप्लॉयमेंट सिनेरियोज भी पॉसिबल होते हैं। यानी कि आप एप्लीकेशन को सर्व कर सकते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के थ्रू, क्योंकि आपको सर्वर की तो अब ज़रूरत ही नहीं है। नंबर थर्ड है कि तमाम का तमाम काम सर्वर के से जब क्लाइंट एंड पे ऑफलोड हो जाता है और हर तरह की हैंडलिंग क्लाइंट एंड पे ही हो रही होती है। ठीक है, और नंबर 4 पॉइंट क्या है कि क्लाइंट रिसोर्सिंग कैपेबिलिटीज़ आर फुली लेवरेज। इसका मतलब यह है कि क्लाइंट की जो रिसोर्सेज हैं आप उसको फुली यूज़ कर रहे होते हो। अब इसकी थोड़ी सी लिमिटेशंस भी उसको देख लेते हैं। लिमिटेशन क्या है कि डाउनलोड साइज़ लार्जर होता है। ठीक है, यानी कि जब पहली रिक्वेस्ट जाती है तो क्योंकि इसने तमाम असम्बलीज़ को डाउनलोड करना होता है तो डाउनलोड साइज़ भी बड़ा होता है और थोड़ा सा टाइम भी लेता है। ठीक है, और दूसरी लिमिटेशन ये क्या है, दूसरी लिमिटेशन ये है कि ये एप्लीकेशन आप सिर्फ उसी ब्राउज़र पर रन कर सकते हो जो कि वेब असेंबली को सपोर्ट करता है। लेकिन हमें इसके बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आजकल जितने भी ब्राउज़र्स हैं वो तमाम के तमाम वेब असेंबली को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब हम ब्लेज़र सर्वर के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस देख लेते हैं। ब्लेज़र सर्वर का एडवांटेज क्या है कि पहला एडवांटेज तो यही है कि डाउनलोड साइज जो होता है वो स्मॉलर होता है एज़ कम्पेयर टू ब्लेज़र वेब असेंबली। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट ये है कि भाई जब आप हर चीज़ सर्वर साइड पे प्रोसेसिंग हो रही होती है तो आप सर्वर साइड के जितने भी फंक्शंस हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो, फुली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। पहली लिमिटेशन है हाई लेटेंसी, यानी कि लेटेंसी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वेब असेंबली, क्योंकि हर दफ़ा आपको क्लाइंट से सर्वर साइड पे जाना पड़ता है।
ठीक है। ऑफलाइन सपोर्ट नहीं होती है, ऑफलाइन सपोर्ट अगर नहीं है तो इसका मतलब आपको हर टाइम कनेक्ट रहना पड़ेगा, और जब भी डिसकनेक्टिविटी होगी तो वहाँ पर आपकी एप्लीकेशन काम करना बंद कर देगी। और जो सबसे मेजर इसका ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है, वो स्केलेबिलिटी है। वो इसलिए क्योंकि अब अगर आपकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं तो तमाम के तमाम यूज़र्स की जो स्टेट है वो आप कहाँ पे मेंटेन हो रही है, वो तो बेसिकली सर्वर साइड पे मेंटेन हो रही होगी। तो सर्वर साइड पे आपको बहुत सी भी रिसोर्सेज चाहिए तमाम के तमाम यूज़र्स को मेंटेन करने के लिए। तो बेसिकली ये अब हमने फ़र्क देख लिया कि ब्लेज़र वेब असेंबली और ब्लेज़र सर्वर दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है। अब हम प्रैक्टिकल करने के लिए विजुअल स्टूडियो के अंदर ब्लेज़र एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं और ये देखते हैं कि वेब असेंबली और सर्वर टाइप की एप्लीकेशन कैसे क्रिएट की जाती है। इसके लिए क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करें, यहाँ से ब्लेज़र ऐप को सिलेक्ट करें और नाम कोई भी रख दें, हम अभी नाम नहीं चेंज करें, क्रिएट पे क्लिक करें। तो अब यहाँ पे देखें आपको दो ऑप्शन आ गए हैं, ब्लेज़र वेब असेंबली और ब्लेज़र सर्वर ऐप। अगर आप वेब असेंबली यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब तमाम का तमाम काम क्लाइंट साइड पे हो रहा होगा, और अगर आप सर्वर ऐप यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी जो प्रोसेसिंग होगी वो सर्वर एंड पे होगी और इंटरेक्शन थ्रू सिग्नल कनेक्शन होगी। तो पहले हम वेब असेंबली टाइप की एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है। और अभी फ़िलहाल हम HTTPS को यूज़ नहीं करना है तो इसका हम अनचेक कर देते हैं। क्रिएट पे क्लिक करें तो अब आपके विजुअल स्टूडियो जो है बेसिक एक डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो देखें अब आपके पास बेसिक एप्लीकेशन क्रिएट होगी, इसको अब हम बिल्ड कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको डिबग रन करते हैं। रन करने के लिए फिर मैं अब प्रोग्राम की फ़ाइल ओपन करके स्टार्ट विदाउट डिबगिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ब्राउज़र के अंदर भी थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि तमाम की तमाम असम्बलीज डाउनलोड हो रही हैं, ठीक है। जैसे ही डाउनलोड हो गई हैं तो इसने इसका मेन पेज ओपन कर दिया है। मैं राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, एप्लीकेशन में जाता हूँ और फिलहाल मैं पहले काम करता हूँ डेटा को क्लियर कर देता हूँ, सारी डेटा को, ठीक है। नेटवर्क विंडो पे आता हूँ, दोबारा से रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। अब देखें जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट सेंड किया तो आप यहाँ पे देखें ये डॉट नेट वेसम ये फ़ाइल डाउनलोड हुई है जो कि वेब असेंबली बेस्ड डॉट नेट रन टाइम है। ब्लेज़र की अपनी असेंबली डाउनलोड हुई है, ठीक है, ऐप की। और इसके अलावा ये देखें तमाम के तमाम DLLs, अगर आप स्क्रॉल करें तो काफ़ी ज़्यादा DLLs इसने डाउनलोड किए हैं, ठीक है। ये सारा का सारा क्लाइंट एंड पे डाउनलोड हो रहा है। ये पहली दफ़े सिर्फ डाउनलोड होती हैं, ठीक है। जब पहली दफ़ा डाउनलोड हो जाती हैं तो फिर ये आपके पास क्लाइंट एंड पे ही रहती हैं। और ये डाउनलोड कौन करता है, ये आपके पास देखें वेब ब्लेज़र डॉट वेब असेंबली डॉट जी एस फाइल, ये फ़ाइल डाउनलोड कर रही होती है, ठीक है। अब मैं अगर दोबारा रिफ़्रेश करूँ तो देखें अब आपके पास कोई भी असेंबली डाउनलोड नहीं हुई। वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि अब आपके पास जो एप्लीकेशन था इसकी जो स्टोरेज थी लोकल स्टोरेज, वहाँ पे डाटा डाउनलोड हो चुका हुआ है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि होम का पेज है, ये फिर काउंटर का पेज है। अब देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ इस पर, काउंटर इंक्रीमेंट हो रहा है। अच्छा मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे भी करता हूँ, क्लिक करूँ तो देखिए कोई भी रिक्वेस्ट अब सर्वर साइड पे नहीं जा रही है, ठीक है। फैच डाटा करूँगा तो फैच डाटा के केस में सिर्फ एक डाटा को गेट करने के लिए सर्वर एंड पे हम डाटा जा रहे हैं, ठीक है। अब दोबारा फैच डाटा पे आता हूँ, सिर्फ फाइल जेसन जो फाइल है वो आपके पास रिटर्न हो रही है, बाकी जो जावा HTML की अपलोडिंग है सारा काम है वो क्लाइंट एंड पे हो रहा है, ठीक है। अब हम इसका कोड भी देख लेते हैं। फर्स्ट हम काउंटर का कोड देखते हैं और देखते हैं C# हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। पेजेस पे आते हैं, काउंटर पे आते हैं। अच्छा यहाँ पे देखें अब आप, ये देखें आपके पास कुछ HTML कोड है, ठीक है। ये वो बटन था जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा था। अब आपने इसका ऑन क्लिक इवेंट हैंडल किया है और इसके अंदर आपने फंक्शन बता दिया है इंक्रीमेंट काउंट। अब पहले तो ये होता था कि ये इंक्रीमेंट काउंट का फंक्शन हम किसी जावा स्क्रिप्ट के अंदर ही लिख रहे होते थे, लेकिन यहाँ पे देखें अब ये आपने इंक्रीमेंट काउंट का फंक्शन कहाँ पे लिखा है, C# के अंदर लिखा है, ठीक है। और इसको रेजर सिंटेक्स को यूज़ करते हुए इस पैराग्राफ के अंदर शो कर दिया है। तो देखें अब आप C# कोड को यूज़ करते हुए सारे की सारी एप्लीकेशन बना रहे हैं। क्लाइंट एंड पे भी C# कोड यूज़ हो रहा होगा और सर्वर एंड पे भी। ये है तो हमने ब्लेज़र वेब असेंबली की एग्जांपल देखी थी। अब हम एक और काम करते हैं, अब हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं एक और, ठीक है। ब्लेज़र को सिलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, क्रिएट पे करता हूँ और अब मैं ब्लेज़र सर्वर ऐप सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। क्लाइंट एंड की जगह पे सर्वर ऐप सेलेक्ट कर लेता हूँ। HTTPS अब फिलहाल रिमूव कर देते हैं, क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। अब देखें जो अब आपके पास ऐप क्रिएट हुई है वो सर्वर ऐप है। अब मैं इसको रन करता हूँ। अच्छा देखिए आउटपुट में बिल्कुल सिमिलर ऐप है, जो क्लाइंट ऐप थी और जो सर्वर ऐप थी दोनों सेम है। काउंटर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अच्छा मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, पहले एप्लीकेशन पे आता हूँ, डाटा को भी हम रिमूव कर देते हैं, नेटवर्क पे दोबारा आते हैं। अब देखें फर्स्ट टाइम अगर एप्लीकेशन लोड हो तो क्या होगा। अच्छा मैं फिर इसके लिए मेन पेज पे आ जाता हूँ, दोबारा से एक मिनट करते हैं, क्लियर करते हैं डाटा को, ठीक है। नेटवर्क पे आते हैं और एप्लीकेशन रीलोड करते हैं।
यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ सारा कुछ, ठीक है, और रीलोड करता हूँ। अच्छा देखिए, मैंने रीलोड किया तो देखें आपके पास कुछ भी डाउनलोड नहीं हुआ, ठीक है। सिर्फ blazor.server.js फाइल डाउनलोड हुई है जो कि वेब सॉकेट का कनेक्शन क्रिएट करिए। कंसोल पे आते हैं तो देखें कनेक्शन बन गया, ठीक है। अब मैं काउंटर पे आता हूँ और क्लिक करें, देखें तो ये काम बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से हो रहा है जैसे कि क्लाइंट साइड एप्लीकेशन पे हो रहा था, लेकिन अब सारी की सारी प्रोसेसिंग सर्वर एंड पे होती है। अब हम अगर कोड में आऊँ, पेजेस के अंदर जाते हैं, काउंटर पे आते हैं तो देखें एग्जैक्टली वही कोड है जो कि वेब असेंबली में था, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये क्या प्रोसेसिंग सर्वर साइड पे हो रही थी। तो आज के लेक्चर में मैं ये देखा है कि वेब असेंबलीज क्या होती हैं, इनके कौन कौन से मॉडल्स हैं और सी शार्प का कोड हम क्लाइंट एंड पे कैसे लिखते हैं और किस तरह से एप्लीकेशन रन होती है।